Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel. Today we are going to start with the historical background of Indian polity, right? So आज हम historical background देखेंगे इंडियन पॉलिटी का और यहाँ पे ये एक्चुअली GS2 के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट. सो यहाँ पे हम देखने क्या वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जहाँ से शुरू होता है चार्टर एक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ से चलते चलते देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है. उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793. ऐसे चलते चलते हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. उसके बाद देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, वो देखेंगे 1947. तो 1773 से लेकर के 1947 तक जितने भी चार्टर एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स आए थे, आज हम उन सारी एक्ट्स के बारे में बात करेंगे. उसके बाद उसमें जो भी प्रोविजंस थे इम्पोर्टेंट, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे. ठीक है गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए. तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट. सो बेसिकली इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्चुअली. Okay, it also laid the foundation of the central administration in India, right. So when it actually laid the foundation of the central administration in India, what happens, it designated the governor of Bengal as a governor general of Bengal, right. और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं बंगाल के, वो कौन से बनते हैं, उनका नाम क्या होता है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है. ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही बनाया गया था, ठीक है गाइज. दूसरा पॉइंट देखते हैं. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जहाँ पे एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं, ठीक है. ये रिवीजन पर्पज से वीडियो है जहाँ पे सारा पॉइंट बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक. और यहाँ पे देखा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज़ थी, उसे बंगाल के सब ऑर्डिनेट्स बना दिया जाता है. तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से रिलेटेड, ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या देखेंगे, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इंडियन अफेयर्स जो होता है ना, इट एक्चुअली केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, राइट. इट ऑल्सो distinguished between the commercial and political functions of the company. So Pitt's India Act basically differentiate in the functions of the commercial and political function of East India Company, right. And it also discussed about it allowed the court of directors to manage the commercial affairs and also created a new body called board of control. Directly question ऐसा पूछे जाते हैं कि किस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है. तो वो बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होता है. इंडियन अफेयर्स केम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट. सो ये सारी चीज़ें जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक्चुअली कमर्शियल अफेयर्स को यहाँ पे वो डील करते हैं, मैनेज करते हैं. और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं वो कमर्शियल अफेयर्स, मतलब वो एक बॉडी यहीं पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जो कंट्रोल करेगा इन सारी गतिविधियों को, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है एक्चुअली, जो कि पॉलिटिकल अफेयर जो होता है कंपनी का, उसे सुपरवाइज करेगा, राइट. तो ये हो जाता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट गाइस. अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात करें तो इट एक्चुअली एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर, राइट, विच एक्चुअली गिवन इन द एक्ट ऑफ 1786 to Lord Cornwallis, right. It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his councils to all the future governor generals and governor of presidencies, right. It also gives the governor general to more powers and control over subordinate presidencies of, like I have discussed about, Bombay and Madras. It also extended the trade monopoly of the company इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. यहाँ पे क्या होता है, चार्टर एक्ट 1793 में
ये जो चार्टर एक्ट आते रहे थे ना बीच बीच में, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये फिक्स कर दिया गया कि अब से जो चार्टर आएगा हर एक 20 साल के बाद में उस तरह से चार्टर एक्ट आएगा। और ये ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की थी उसको भी बढ़ावा यहाँ से मिलना शुरू हो गया। ठीक है, जो व्यापार में एकाधिकार था उसको भी बढ़ावा यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज़ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज़। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे उनकी सैलरीज जो होती थी, उनके स्टाफ्स की सैलरीज जो होती थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएंगी, राइट। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट वन, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट गाइज। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट क्या है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस लाए गए वो क्या देखा गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में उसको ये ख़त्म करता है। इट एक्चुअली इंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट companies monopoly in trade with China and trade in tea with India, right। तो यहाँ पे क्या था, वो जो कंपनी का एकाधिकार था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे व्यापार कर सकती है, उस चीज़ को यहाँ पे वो ख़त्म कर देते हैं एकाधिकार, केवल कुछ चीज़ों में छोड़ के, जैसे कि चाइना के साथ में व्यापार और ट्रेड इन टी विथ इंडिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में छूट थी, बाकी हर एक प्रकार का एकाधिकार यहाँ ख़त्म कर दिया जाता है। ये कौन सा एक्ट डिस्कस करता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट। एंड इट ऑल्सो अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, राइट, it also allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people, right। so यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का आना यहाँ से शुरू हो जाता है, किस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट गाइज। और यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन में इस पर देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो इट अथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन द पर्सन, ठीक है, यहाँ पे जो लोगों पे टैक्स लगाने की जो अथॉरिटी थी वो दे दी गई लोकल गवर्नमेंट को। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इफ़ दे आर अनेबल टू पे द टैक्सेस दे आर गोइंग टू गेट पनिशमेंट, राइट। तो ये भी बात यहाँ पे की गई थी। अब हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ ये कौन सा है, 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे हमारे, ठीक है, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में डिजिग्नेट कर दिया जाता है। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, विलियम बेंटिक जी। कौन बनते हैं, विलियम बेंटिक जी, राइट। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करना शुरू कर देती है। कौन सा एक्ट बता रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, राइट। और यहाँ पे एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो लॉर्ड मैकले होते हैं, उन्हें गवर्नर जनरल के काउंसिल में उन्हें एज ए लॉ मेंबर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 1833 से रिलेटेड। एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की बात करें तो इट एक्चुअली सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स, राइट, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात होती है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के लिए जो ओपन कंपटीशन था वो कब से शुरू होता है, 1853 के चार्टर एक्ट से। ऐसे क्वेश्चन ये आया हुआ है एक्चुअली, तो ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा। नाउ गवर्नर जनरल कैन ऑल्सो वीटो बिल। अब गवर्नर जनरल के पास वीटो जो पावर होती है वो बिल पे भी वो चीज़ कर सकता था। तो सो गवर्नर जनरल एक्चुअली कुड वीटो बिल, राइट। और यहाँ पे स्लेवरी को टोटली एबॉलिश्ड कर दिया जाता है, किस एक्ट के थ्रू, 1853 के थ्रू, ठीक है। और इंडियन लॉ को कोडिफाइड और कंसोलिडेट कर दिया जाता है इसी एक्ट के थ्रू, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू, राइट गाइज। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, 1858
सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब गवर्नमेंट जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था अपना 1857 को, उसके बाद ये एक्ट लाया जाता है, क्योंकि उनकी हालत जो है बहुत टाइट हो चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि ये इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं, उखाड़ फेंक सकते हैं हमारे सिस्टम को, ठीक है। तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे इस एक्ट को बोला जाता है कि ये जो एक्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में इस एक्ट को इम्पोज किया जाता है। बताया जाता है कि ये कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए एक अच्छा कदम है, ठीक है। ये एक्ट यहाँ पे उसके सुधार और जितनी भी गतिविधियाँ हुआ करती थी अभी, उन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए लाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि रूल ऑफ द कंपनी नाउ रिप्लेस बाय द रूल ऑफ द क्राउन, ठीक है। जो रूल ऑफ कंपनी, अभी जो कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार था, अभी वो डायरेक्टली क्राउन के अंडर में चला जाता है, ठीक है। अब तो ब्रिटेन की जो क्राउन हुआ करती थी, राजा रानी जो हुआ करते थे, ठीक है, जो सरकार ब्रिटेन की मेनली हुआ करती थी, अब वो रेगुलेट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो 1833 में डेजिग्नेट हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। तो अब वो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहलाने लगेंगे 1858 एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे पहले वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही 1857 का वॉर हुआ होता है। सो गाइज, ये रहा आज का इम्पोर्टेंट जितने भी एक्ट्स थे, इस पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक वीडियो आएगा जो 1861 से लेकर के 1947 तक के जितने भी एक्ट्स होंगे उनको कवर कर देगा। ये वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका देख लीजिएगा। थैंक यू गाइज।